हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज हम मेंटल एबिलिटी सीरीज़ के नेक्स्ट चैप्टर के साथ शुरू करेंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशंस। आप सभी को अच्छे से पता है व्हाट एग्जैक्टली क्लासिफिकेशन मींस, राइट। क्लासिफिकेशन के अंदर हम अलग अलग कैटेगरी के चीज़ों को क्लासीफाई करेंगे एंड पता करेंगे कि कितनी क्लासिफिकेशन है, कितनी सब क्लासिफिकेशंस हैं। सब क्लासिफिकेशंस का मतलब कितना ज़्यादा हम उसको फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्कूल के अंदर, राइट, एक स्कूल के अंदर कितनी क्लासिफिकेशंस होती हैं। जैसे हम कहते हैं प्राइमरी क्लासेस एंड सेकेंडरी क्लासेस, राइट। अगेन प्राइमरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, प्री प्राइमरी एंड पोस्ट प्राइमरी, राइट। प्री प्राइमरी स्कूल्स और क्लासेस और पोस्ट प्राइमरी क्लासेस, एंड देन सेकेंडरी क्लासेस विच इंक्लूड्स मोस्टली 9th, 10th, 11th and 12th in school, right? So higher classes are considered as secondary classes and then primary are below 9th, okay, from 1 to 8th and pre-nursery and nursery भी, like we have everything, ठीक है। So अभी हमको क्या देखना है कि क्लासिफिकेशन हम किस तरह कर रहे हैं, किस सब्जेक्ट की क्लासिफिकेशन है वो, ठीक है। सो आगे हम देखेंगे इस चैप्टर में कि किस किस तरह की क्लासिफिकेशंस हैं, हम कैटेगराइज करेंगे। लाइक हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, राइट। प्लैनेट्स के अंदर हमारे पास अर्थ है, मार्स है, वीनस है, बीच में आपको मैंने मून भी लिख के दे दिया। क्या मून एक प्लैनेट है? नहीं। सो दिस इज क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन के अंदर सिर्फ प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ प्लैनेट्स की बात ही करेंगे, उसके अंदर हम कोई नेचुरल सैटेलाइट या आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात नहीं करेंगे। आप सभी को पता है मून क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये आपको डिफरेंसेस थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। मैंने पहले भी बताया आपको बाकी क्लासेस के अंदर कि रीजनिंग के अंदर आपकी नॉलेज बहुत वर्सेटाइल होनी चाहिए। इट इज़ नॉट कि कोई बच्चा मैथ्स में अच्छा है तो ही विल कंप्लीट सारे मैथ्स के क्वेश्चन, नहीं। जब तक आपकी नॉलेज ज़्यादा वर्सेटाइल नहीं है तो आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो इट इज़ लाइक कि आपको थोड़ा सा बायोलॉजी भी पता होना चाहिए, थोड़ा मैथ, थोड़ा केमिस्ट्री, फिजिक्स, थोड़ा सा अपना स्पेस के बारे में पता होना चाहिए, राइट। इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर के अंदर रीजनिंग में अलग अलग सेक्शंस की नॉलेज होनी चाहिए। हम कैटेगराइज और क्लासीफाई भी इनको ऐसे ही करते हैं, राइट। चलिए, सो आपको बेसिक डेफिनेशन पता लग गया होगा क्लासिफिकेशन का। यहाँ हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? वर्गीकरण। हम लोग कई सारी चीज़ों को वर्ग में डिवाइड कर देते हैं ना। जैसे कि अगर हम कोई पैकेट या 1 किलो का चीनी का पैकेट लेने जाते हैं, राइट, तो उसमें क्या है, 1 kg का पैकेट है, 2 kg का पैकेट है, 5 kg का पैकेट है, राइट, 10 kg का पैकेट भी है हमारे पास अवेलेबल। सो वो अपने वेट के बेसिस पर क्लासीफाई किए गए हैं, राइट। उनका वर्गीकरण जो कि बेस के किसके, उनका जो वर्गीकरण का बेस है वो क्या है, उनका वेट है, राइट। तो ये कुछ तरीके होते हैं छोटे छोटे जिनसे हम चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस का पता करेंगे। क्वेश्चंस कैसे होंगे, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, राइट। जैसे कि ये एग्जांपल पढ़ते हैं यहाँ पे हम लोग। पहला एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने आपको 5 वर्ड लिख के दिए, जैसे कि अर्थ, मार्स, जुपिटर, मून एंड लेट्स से वीनस, ओके। ये मैंने आपको 5 अलग अलग नाम दिए। आपको पता है अर्थ एक प्लैनेट है, मार्स एक प्लैनेट है, जुपिटर भी एक प्लैनेट है, वीनस भी एक प्लैनेट है, मून क्या है बीच में, एक नेचुरल सैटेलाइट है। एनएस मतलब नेचुरल सैटेलाइट, ओके। यहाँ तक सबको क्लासीफाई समझ आया। अब यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन थी कि सभी आपको प्लैनेट्स के नाम दिए हुए हैं, बट एज सुन एज यू लुक टू मून, आपको क्या दिखाई दे रहा है, वो एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि बाकी चारों के कंपेरेटिवली डिफरेंट है। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या करना है, ऑड ऑन आउट को फाइंड करना है। तो मून आपका क्या हो जाएगा ऐसे क्वेश्चन के अंदर, आंसर। समझ आया हर बच्चे को? ओके, चलिए इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं तो आपको एग्जाम्पल क्लियर तरीके से समझ आ जाए, राइट। क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आ गया ना इस बच्चे को, वो इस चैप्टर के अंदर इजीली सारे क्वेश्चंस को टैकल कर लेगा। चलिए, मैं यहाँ पे आपके साथ एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ क्लासिफिकेशन का, वो सबसे इजी एग्जाम्पल है समझने के लिए। चलिए, यहाँ मैंने किसकी बात की है, स्कूल की बात की है, ठीक है। स्कूल के अंदर कहाँ से कहाँ तक क्लासेस होती हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, ये सारी क्लासेस हैं स्कूल के अंदर, राइट। अब एक तो इनका जो नंबर है खुद इनको क्लासीफाई कर रहा है। एवरी नंबर इज व्हाट, डिपिक्टिंग अ क्लास। जैसे 3rd मतलब 3rd क्लास की बात की जा रही है। इसके अंदर जो 1 to 5 है ये क्या होती हैं, प्री प्राइमरी क्लासेस, ठीक है। ये क्या हो रहा है, इनका क्लासिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। 6 to 8 क्या होती हैं,
प्राइमरी क्लास। सबको समझ आया? ठीक है। व्हाट अबाउट 9th and 10th? दे आर सेकेंडरी क्लास। आई थिंक सब बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। एंड व्हाट अबाउट 11th और 12th क्लास? दे आर सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। उम्मीद करता हूं यहां तक हर बच्चे को क्लियर हो गया होगा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, किस तरह के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, राइट। चलिए अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ, जहां पे आपको क्या देना बताना होगा। आपको 5 या 6 वर्ड दिए होंगे, उनके अंदर कोई कॉमन क्वालिटी होगी। जैसे ही आप वो कॉमन क्वालिटी को स्पॉट आउट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद आपको चेक करना है कि दिए गए 4 या 5 विकल्प में से कौन से विकल्प के अंदर वो सेम क्वालिटी नहीं है। बस उसको आपने स्पॉट आउट करना है, उसको आप ऑड वन आउट करके मार्क कर सकते हैं, वही आपका आंसर होगा। इस चैप्टर के अंदर हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को डील करने वाले हैं। आई होप यहां तक सभी को समझ आ गया होगा, राइट। चलिए हम पहले बात करेंगे पहले 5 क्वेश्चन के लिए। यहाँ पे आपको कितने वर्ड दिए होंगे? सबको 5 वर्ड्स दिए होंगे, जिसमें से 4 एक तरह से यहाँ पे लेके 1। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल यहीं देता हूँ वर्ड्स की हेल्प से कैसे आप कर सकते हैं। जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स हम प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर के अंदर, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा, ठीक है। चलिए ये मैंने आपको 5 नंबर्स दिए, आपको इसमें से ऑड वन आउट फाइंड करना है। देखिए ये क्या है, एक इवन नंबर है, ये क्या है, एक इवन नंबर है, ये क्या है, एक ऑड नंबर है, ये भी क्या है, इवन नंबर, एंड लास्ट वाला भी इवन नंबर है। तो यहां से आप क्या स्पॉट आउट कर सकते हैं, ये सारे इवन नंबर है एक्सेप्ट दिस। सो आंसर क्या हो जाएगा? सभी को समझ आ गया? बस आपको इस चैप्टर के अंदर पहले 5 क्वेश्चन में तो एटलीस्ट यही करना है, ठीक है। एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होंगे, कुछ वर्ड्स दिए होंगे, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था प्लैनेट्स का, ठीक है। चलिए प्लैनेट्स के साथ ही हम पहला शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए वेरी गुड। पहला पार्ट क्या दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच क्या होना चाहिए, पहले सारे वर्ड्स को पढ़ लीजिए। पहला वर्ड क्या दिया हुआ है, सन, मून, वीनस, मार्स और अर्थ। चलिए अर्थ क्या होता है, एक प्लैनेट, वेरी गुड। मार्स क्या है, प्लैनेट। वीनस क्या है, प्लैनेट। मून क्या है, नेचुरल सैटेलाइट। सन क्या है, सेंट्रल प्लैनेट, जिसके अराउंड सब रिवॉल्व करते हैं, राइट। सभी को समझ आ गया यहां तक? सो दे ऑल आर सेम। विच वन इज डिफरेंट? मून इज डिफरेंट। मैंने आपको एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी कराया था। इस एग्जांपल की सिंपल कंडीशन क्या होती है, आपको पता है, ये भी एंड ऑल आर प्लैनेट्स, ओके। मून इज नॉट, ठीक है। ये सारे सन का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, एक एग्जैक्ट शेप के अंदर। आपको बताना है कि जो मून है किसका राउंड लगा रहा है, मुझे तो ये कंफर्म कीजिए। मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, राइट। मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून इज नॉट अ प्लैनेट। डिफरेंस समझ आया? इनमें क्या रिलेशन में डिफरेंस था, सभी को समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए आपका इस केस के अंदर? मैं हर क्वेश्चन का आंसर यहाँ लिखूंगा राइट साइड में, आपको जो वीडियो देखोगे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। आंसर इज मून, दैट इज आवर ऑप्शन नंबर बी। यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया, सब कुछ क्लियर है? चलिए ठीक है, आप एक बार दोबारा पढ़ लीजिए। चंद्रमा को छोड़कर सभी शब्द सौरमंडल से संबंधित है। सौरमंडल मतलब सोलर सिस्टम, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मून सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? ऑल्दो मून भी सोलर सिस्टम का पार्ट ही है, बट मून किसके साथ एसोसिएटेड है? अर्थ के साथ एसोसिएटेड है, मतलब अर्थ के साथ जुड़ा हुआ है। सबको समझ आ गया? अच्छे से समझ आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर अलग रिलेशंस के ऊपर बात की जाएगी। अब ये देखिए, यहाँ पे क्या है, कलर दिए हैं आपको, क्या दिए हुए हैं, ठीक है, कलर नेम्स दिए हुए हैं। देखिए सभी कलर नेम है ऐसे तो यहाँ पे, ये देखिए ग्रीन भी कलर है, वॉयलेट भी कलर है, ब्राउन भी कलर है, पीला भी कलर है और नारंगी भी एक कलर है, ठीक है। इन सब कलर्स में कॉमन क्या है? अब देखिए ये सारे कलर आपको एक साथ कहाँ मिलेंगे, ये बताना है। देखिए सभी बच्चों ने इंद्रधनुष तो देखा होगा, ठीक है, ऐसे बादलों में से इंद्रधनुष निकलता है, ठीक है।
चलिए, ये आपका हो गया इंद्रधनुष। ठीक है, ये हमने लगा दिया। व्हाट इज दिस? रेनबो। ओके, अब रेनबो में कौन कौन से कलर होते हैं? यही 7 कलर होते हैं। विबग्योर स्टैंड फॉर वॉयलेट, आई स्टैंड फॉर, बताइए, इंडिगो, बी स्टैंड फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, ऑरेंज, येलो एंड रेड। ये सभी कलर्स होते हैं। तो ऑरेंज है यहाँ पे, वेरी गुड। येलो है यहाँ पे, वेरी गुड। बी से ब्राउन नहीं होता, ब्लू होता है। वॉयलेट भी है, ग्रीन भी है। तो ब्राउन एक ऐसा कलर है जो कि रेनबो में प्रेजेंट नहीं है। ओके, चलिए, यहां तक सब बच्चों को समझ आ गया। हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया? ये भी क्या है, ग्रीन भी हमारा रेनबो में प्रेजेंट है, वेरी गुड। वॉयलेट भी हमारा रेनबो में प्रेजेंट है, येलो भी प्रेजेंट है और ऑरेंज भी प्रेजेंट है। ठीक है, ब्लू भी है, इंडिगो भी है और रेड भी है। बट आपको यहाँ पे क्या देखना है, क्या ब्राउन ऐसा कलर जो रेनबो में प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, जब भी आप कलर्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे कलर्स की बात हो रही है। ठीक है, या तो वो प्राइमरी कलर्स की बात कर रहे होंगे, या वो सेकेंडरी कलर्स की बात कर रहे होंगे, या वो कलर्स इन रेनबो की बात कर रहे हैं। बिकॉज यहीं आपके पास कलेक्शन ऑफ कलर्स आते हैं। तो आपका दिमाग, जैसे ही आपको कलर्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया है, आपको दिमाग जाना चाहिए इन चीज़ों के ऊपर, क्या वो प्राइमरी कलर्स की बात कर रहा है। ओके, जब कोई 4 ऑप्शन दिए होंगे ना, तो हमेशा वहाँ प्राइमरी कलर्स की बात हो सकती है, बिकॉज हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स हैं। उससे अलग जो भी कलर मेंशन होगा वो आपका ऑड वन आउट हो जाएगा। यहाँ पे 5 ऑप्शंस की बात है, तो डेफिनेटली 2 प्राइमरी कलर से अलग तो देगा नहीं वो ऑप्शन में, राइट, नहीं वो रिलेशन बनेगा। इसलिए यहाँ पे हम सेकंड चीज क्या देख सकते हैं, रेनबो को देख सकते हैं। रेनबो के अंदर 7 कलर होते हैं, 7 में से 4 आपको यहाँ मेंशन है और 1 गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, दैट इज ब्राउन। ऑल कलर्स आर प्रेजेंट इन रेनबो, मतलब भूरे रंग को छोड़कर इंद्रधनुष में बाकी सभी रंग मौजूद होते हैं। ठीक है, चलिए, समझ आ गया अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे हमने किसका यूज किया, रेनबो का। ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हो गया अच्छे से। चलिए, हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एग्जैक्टली क्या बताया जा रहा है, राइट, आपको उस पर फोकस करना है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या लिखा है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। सिल्क, ओके, फर, ओके, आफ्टर दैट हमारे पास है मिल्क, ओके, लेदर, ओके, रबर। अब आप देखिए, रेशम है, आपको रेशम किससे मिलता है, किसी एनिमल से मिलता होगा। चलिए, लिख लिया हमने यहाँ पे। फर, फर किससे मिलता है, ये भी आपको एनिमल से मिलता है। अब देखिए, मैं वही कह रहा था स्टार्टिंग में, हर बच्चे को नॉलेज की जरूरत है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मिल्क है, देखो दूध सभी पी रहे हैं बचपन से, सभी को पता है दूध हमें जानवरों से ही मिलता है। ठीक है, लेदर, लेदर किससे मिलता है, अगेन चमड़ा, जानवरों की चमड़ी से बनता है ये। ओके, रबड़ किससे मिलती है, रबड़ किससे मिलता है हमको, पेड़ से मिलता है ना। देखिए, अब जो बच्चा समझदार है उसको पता लग गया होगा कि कौन सा ऑड वन आउट है इसमें से। समझ आया सभी बच्चों को, बिकॉज जितनी जल्दी अगर आपने, जैसे आपको पता लग गया सिल्क, फर, मिल्क, लेदर, रबर, किसकी बात हो रही है, किसी प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, और प्रोडक्ट मिलता कहां से है, सबसे पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया ओरिजिन, कि जिस प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का ओरिजिन कहां से है। ठीक है, आपको यही सबसे पहले पता लगाना है। चलिए, ओके, हम सबको पता लग गया सिल्क किससे, थोड़ा सा इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस के बाद सिल्क हमें कहां से मिलता है, एनिमल से। सेम विद फर, मिल्क, मिल्क तो हमें बहुत सारे एनिमल से मिलता है। लेदर हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा कि लेदर जैकेट्स वगैरह है, उसके अंदर जो लेदर आ रहा है वो चमड़ा कहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा अगेन मशीनिंग होके उसके ऊपर उसको सस्टेनेबल बना के हम एनिमल्स का यूज कर रहे हैं चमड़ा बनाने के लिए। ठीक है, एनिमल स्किन का बेसिकली। ओके, एंड रबड़ आपको पता है, रबड़ हमारा पेड़ से बनता है। ठीक है, सबको समझ आया यहाँ तक। डिफरेंस क्या हो जाएगा इसमें, देखिए 4 जगह एनिमल लिखा है, एक लौता ट्री लिखा है, आपका आंसर यही हो जाएगा। क्या, ओनली रबड़ इज द ट्री प्रोडक्ट।
ठीक है। पेड़ के अलावा रबर के अलावा बाकी सब हमें किससे मिलते हैं? जानवरों से मिलते हैं, राइट। सबसे अलग क्या हो गया यहाँ पे? रबड़, जो कि आपको किससे मिलेगी? एक पेड़ से मिलती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब इसके अंदर ना आपको खुद सोचने की हो क्या रहा है। देखिए, मिल्क, अभी आपको सिंपल दूध है, समझ नहीं आया। सिरप, जो आप दवाई वगैरह खाते हो, ठीक है। स्क्वैश, ठीक है, फल के रस को बोलते हैं, ठीक है। टी और केक। आप थोड़ा ध्यान से सोचिए कि इसके अंदर आपको मिला क्या। आप बोलोगे कि यार दूध है, सिरप है, चाय है और ये फलों के रस की बात हो रही है, ठीक है, और साथ में केक भी है। आप मुझे बताइए, आप दूध को खाते हैं या पीते हैं? ठीक है, हम ड्रिंक करते हैं, वेरी गुड। सिरप, सिरप को नाम ही सिरप इसलिए दिया गया बिकॉज उसको हम ड्रिंक करते हैं। सेम जब हम जूस की बात कर रहे हैं, इसको हम क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं। चाय, चाय भी हम ड्रिंक ही करते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, व्हेनेवर, ओके। केक, केक इज समथिंग जो हम किसी की खुशी वगैरह में कट करके उसे हम खाते हैं, ठीक है, ईट। अब देखिए अगेन हमने एक रिलेशन क्या फाइंड किया? हाउ टू ईट, हाउ टू ईट और ड्रिंक, हाउ और व्हाट। ये आपका हमने लॉजिक लगा लिया इसके पीछे, ठीक है। देखिए दूध की बात हो रही है, डेफिनेटली अब कुछ लोग बोलेंगे दूध की आइसक्रीम बनती है, देन हम तो उसके लिए वी विल यूज आइसक्रीम। अगर यहाँ पे दूध लिखा हुआ है तो वो लिक्विड की बात कर रहे हैं, उसको हम ड्रिंक करते हैं, ठीक है। एक लॉजिक तो ये हो गया। चलिए एक और लॉजिक आपके लिए बनाते हैं। यहाँ पे एक ही क्वेश्चन के अंदर हम दो लॉजिक्स की बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल राइट। चलिए, दूध की बात आ रही है, ये क्या है? लिक्विड। सिरप क्या है? लिक्विड। फलों का रस क्या हो गया? लिक्विड। चाय क्या हो गया? लिक्विड। केक क्या हो गया? सॉलिड। अगेन डिफरेंस सभी को पता लग गया, बेसिक चीज थी। सो अगेन इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई, दैट इज केक, जिसे हम खाते हैं, जो कि सॉलिड है। बाकी सारे जो विकल्प दिए गए हैं, आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई, ये सब क्या है? लिक्विड है। इकलौता ई क्या होगा आपका आंसर? तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा? ई। समझ आया? सभी को समझ आ गया? चलिए, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो बता सकता है, राइट। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। अगेन बस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जिस बच्चे को ये समझ आ गया कि वो किस रिलेशन से या किस कॉमन, कोई एक इनके बीच में कॉमन थ्रेड है जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। देखिए मिल्क और सिरप में अलग अलग, दोनों बहुत अलग चीज है। मिल्क इज जो हम लोग दूध वगैरह हम लोग नॉर्मली पीते हैं। सिरप जब कोई हमको बीमार पड़ जाता है हम तब लेते हैं, राइट। चाय और दूध में फर्क है, राइट। हर चीज में फर्क है, बट इन चीज का जो कॉमन रिलेशन है वो दैट कॉमन रिलेशन इज कि वो सब एक ड्रिंकिंग आइटम है, राइट। साथ में जब हम केक की बात कर रहे हैं, केक को हम ड्रिंक नहीं, हम उसको ईट, हम उसे खाते हैं, राइट। सो जिस तरह उनको जो उनको सेवन करने का तरीका है, दैट इज द रिलेशन दोनों के बीच में। समझ आया सभी को? तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या रिलेशन था कि हाउ वी कंज्यूम प्रोडक्ट जो आपको दिए हुए हैं, राइट। बिकॉज ये सभी एक प्रोडक्ट्स की बात की जा रही है, एंड हाउ वी कंज्यूम दैट प्रोडक्ट इज द रिलेशन। सबको डिफरेंस समझ आया? चलिए, डिफरेंस समझ आने से आपका आंसर होता है केक, दैट इज ऑप्शन नंबर ई। अन्य सभी पिए जाते हैं, ठीक है, मतलब उन सबको ड्रिंक किया जाता है, ठीक है। ऑल अदर आइटम्स आर ड्रिंकेबल आइटम्स, राइट। सभी बच्चों को यहां तक समझ आ गया? क्लियर तरीके से समझ आ गया? वेरी गुड। चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज आपका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कहता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है? पहला क्या है? कंसेंसस, जिसका मतलब क्या होता है? विवेक, ओके। नेक्स्ट इज मोरालिटी, मतलब नैतिकता। अब सिर्फ वर्ड को रीड करिए, आपको एक वर्ड को पढ़ के रिलेशन नहीं मिलेगा। थर्ड इज कंडक्ट, मतलब आचार, आपका बिहेवियर कैसा है किसी के प्रति। व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट यू हैव टुवर्ड समवन, मतलब आपका बिहेवियर आपके माता के साथ कैसा है, आपके पिताजी के साथ कैसा है, या आप दोस्तों के साथ आप कैसा बिहेवियर शो करते हो,
समझ आया? टीचर्स के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होता है, दैट इज योर कंडक्ट। व्हाट काइंड ऑफ कंडक्ट यू कैरी, क्या आपका आचार है उनके प्रति। विल पावर मतलब आपका अंदरूनी शक्ति, लाइक विल पावर मतलब आपकी क्षमता, कि आपकी जो विल है वो कितनी स्ट्रांग है, मतलब हाउ करेजियस यू आर। ठीक है, ये चीज की बात की जा रही है। वेट, वेट आपको पता है, आपका बॉडी वेट की बात की जा रही है, वजन। समझ आया सभी को? अब देखिए, कंसेंसस, मोरालिटी, ठीक है, नैतिकता इंसान के अंदर की बात की जा रही है, ठीक है, उसके बिहेवियर की। आचार उसके बिहेवियर की। विल पावर उसके बिहेवियर की बात की जा रही है, ठीक है। कंसेंसस विवेक और वेट। अभी आप सभी देखिए, ये सभी अगर मैं अपनी बात करूं, ये सब मेरे बारे में ही तो बता रहे हैं, बट इसमें से एक चीज थोड़ी डिफरेंट है, एंड दैट चीज इज क्या हो सकता है? देखिए, कंसेंसस मतलब मैं कितना, मेरे अंदर कितना विवेक है, मैं कितना पेशेंस हूँ, मेरे अंदर कितना पेशेंस है, या फिर मैं कितना शांत रहता हूँ किसी चीज को लेके, या किस तरह पे मैं किस चीज को लेके किस तरह रिएक्ट करता हूँ। तो ये मेरी एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। क्या है? ये मेरी एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। चलिए, नैतिकता मतलब मेरी मोरालिटी, ठीक है, ये भी मेरी एक पर्सनैलिटी का फैक्टर है। वेरी गुड। आचार, मैंने बताया आपका बिहेवियर आपके फैमिली मेंबर्स, टीचर्स, फ्रेंड्स की तरफ किस तरीके का है, ये भी तो आपकी पर्सनैलिटी का ही फैक्टर हुआ। वेरी गुड। विल पावर, आपके अंदर कितनी ज्यादा विल पावर है, मतलब आप कोई सा काम करने से पहले कितना सोचते हैं, या फिर आप किस लेवल तक काम कर सकते हैं, दैट इज मेंटल पावर। ठीक है, ठीक है, संकल्प शक्ति हिंदी में कहा जाता है इसको, ठीक है, ये भी आपके बारे में बता रहा है। बॉडी वेट, क्या आपका पर्सनैलिटी फैक्टर नहीं है, ये आपका फिजिकल फैक्टर है। समझ आया? अब देखिए, जैसे ही हमने ये कॉमन रिलेशन सबके बीच में ड्राइव कर लिया, आपको समझ आ रहा है कि ये भी सेम वर्ड लिखे हुए हैं, बस एक ये वर्ड डिफरेंट है यहाँ पे, तो आंसर तो आपका ई हो जाएगा। देखिए, वेट की बात की जा रही है यहाँ पे, मतलब आपका बॉडी वेट। अब जैसे कोई बंदा ज्यादा मोटा है, राइट, कोई इंसान ज्यादा मोटा है, उसमें कितनी विल पावर है, कितनी संकल्प शक्ति है कि वो अपनी बॉडी को दोबारा फिट कर ले। दैट विल पावर इज योर पर्सनैलिटी फैक्टर। वेट कम करना इज योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर फिजिकल फैक्टर, दैट इज योर वेट। समझ आया? तो बाकी चारों ऑप्शंस के अंदर हम लोग एक पर्सनैलिटी फैक्टर की बात कर रहे हैं, और जो लास्ट ऑप्शन आपका ई है, जिसके अंदर आपके वेट, जो क्या फिजिकल फैक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ तक सबको समझ आया? आपका आंसर हो जाएगा ई। ऑल अदर टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ह्यूमन बिहेवियर पर्सनैलिटी फैक्टर्स। अन्य बाकी सभी जो दिए गए ऑप्शन है वो सिर्फ पर्सनैलिटी फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी। जो लास्ट वाला है वो आपका फिजिकल वेट की बात कर रहा है, राइट। यहाँ तक सब बच्चों को समझ आ गया हमने किस तरह क्वेश्चंस को देखना है। चलिए, पहले 5 क्वेश्चन आप पे खत्म हो गए हैं। अब हम देखेंगे अपने 6 to 9, मतलब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। इन 4 क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिया होगा? 4 to 5 आपको अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए जाएंगे, अल्फाबेटिकल प्लेस। अब तक हम वर्ड्स की बात कर रहे थे। देखिए, हम लोगों ने अब से पहले भी काफी चैप्टर्स में पढ़ा है कि अल्फाबेट से जब भी कोई क्वेश्चन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? उसकी प्लेस वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं आपको पहले प्लेस वैल्यू अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। प्लेस वैल्यू दोबारा होती क्या है? जिस बच्चे को प्लेस वैल्यू में दिक्कत नहीं आएगी तो वो क्वेश्चंस तो बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। चलिए, ये आ गया। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट आता है प्लेस वैल्यू का। जो काफी बच्चे होंगे जो इस वीडियो को डायरेक्ट देख रहे होंगे, उन्होंने पहले प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट नहीं देखा होगा। सो ऐसे बच्चों के लिए मैं प्लेस वैल्यू एक बार जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए, हमेशा मैं हमेशा इसको 4 या 5 पार्ट्स में बताता हूँ। पहला हो गया A B C D E। आपको इन सभी की वैल्यू पता है। A फर्स्ट प्लेस पे आता है, B सेकंड प्लेस पे आता है, C थर्ड पे आता है, D फोर्थ प्लेस पे आता है, E फिफ्थ प्लेस पे आता है। सो ये क्या है? ये इनकी प्लेस वैल्यूज हैं। सभी को समझ आया यहां तक कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू और वर्ड का पोजीशन क्या है बेसिकली, राइट। अगर मैं बात करता हूं आपसे, ये लीजिए U V W X Y Z, ये मैंने बात किया। ठीक है,
STUVWXYZ, मैंने ये सभी लिख लिए। चलिए अगर मैं आपसे बोलता हूँ लेट्स से हम पहले 6 की बात करते हैं, 6 या 7 की। हमें पता है 20 का वैल्यू क्या होता है, T का वैल्यू होता है 20, U का 21, V का 22, 23, 24 एंड 25, लास्ट 26Z। ये सभी क्या है, इनकी प्लेस वैल्यूज की बात की जा रही है, राइट। सो अगर आपको कहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे, चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं पहले। हमेशा एग्जाम्पल्स का हेल्प क्यों लेता हूँ, ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया A एंड लास्ट में C, देन वी टुक D। चलिए ठीक है, एक मैंने क्वेश्चन लिया लेट्स से B E G, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इन दोनों की हेल्प से बताता हूँ रिलेशन मैंने ड्राइव क्या किया है, ठीक है। ऑन द स्पॉट एक क्वेश्चन हमने बनाया, राइट। अब इसमें क्या रिलेशन लग सकता है, और आप एक और ले सकते हैं जैसे कि AU कम्स आउट टू बी V, ऐसा कुछ, समझ आया। अब इन तीनों में कुछ रिलेशन है, चलिए इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिए। प्लेस हमेशा देखना है, जब भी कोई अल्फाबेटिकल क्वेश्चन आता है उसके प्लेस वैल्यू का बहुत वैल्यू होता है। A का क्या होता है 1, C का क्या होता है 3, D का होता है 4। चलिए B का क्या होता है 2, 5, 7। इसका ऊपर लिख लेते हैं, इसका हम प्लेस वैल्यू इसको रिमूव करके। चलिए A का क्या होता है 1, U का क्या होता है 21, V का क्या होता है 22। अब आप क्या देख रहे हैं कि A प्लस C इज इक्वल टू D दे रहा है आपको, 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, सेटिस्फाइड। हेयर ऑल्सो A प्लस U इज इक्वल टू V दे रहा है, 1 प्लस 21 गिव्स आउट 22, वेरी गुड। हेयर ऑल्सो B प्लस E इज इक्वल टू G, 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 7। ये रिलेशन लग रहा है। जिस बच्चे को ये रिलेशन निकालना आ गया किसी भी क्वेश्चन के अंदर, उसे कभी दिक्कत नहीं आएगी कि ये क्वेश्चंस किस तरीके के हैं, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं, इसका हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी ये आपको दे दिया हमने क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या बताया जा रहा है, ठीक है। ये देखिए n, इसके अंदर कितने वर्ड है 1 2 3 4, 1 2 3 4, सभी में 4 4 है, राइट। हमने ये एक चीज नोटिस कर ली, ये आपका तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, राइट। चलिए क्या दिखा यहाँ पे N M M N J K। अब क्या देख रहे हैं कि जो फर्स्ट वर्ड है उसका रिलेशन थर्ड से हो रहा है, इसका सेकंड से फर्स्ट, तो इसका फोर्थ से हो रहा है। क्या हो रहा है M N, मतलब इसका क्या है 14 पोजीशन है, -1 करके इसका 13 हो गया। J का क्या है, K का 11 है, -1 करके 10 हो गया। समझ आया सभी को। अब यही रिलेशन देखना है। B C सही है, 3 का 2 हो गया, इसका क्या है 6 का 5 हो गया। ये देखिए इसका मैच कर गया, इसका मैच कर गया। और देख लेते हैं यहाँ पे क्या है P Q R, राइट। वी नो R का 18 है, Q का क्या हो जाएगा 17, वेरी गुड। T का 20 है, U का कितना होगा ये देखते हैं। देखिए क्या होता है P Q R S T U V, इट मीन्स T का कितना है 20, 20 से एक कम होना चाहिए क्या S, यहाँ पे क्या दिया हुआ है U, ये फॉलो नहीं कर रहा। इसको देखते हैं J K, बिल्कुल सही है। J का पता है हमें क्या आता है 10, इसका होता है 11, मतलब 1 माइनस हो गया, वेरी गुड। G H बिल्कुल सही है। E F G H मतलब -1 करके, ये भी बिल्कुल सही मैच कर गया। सिमिलरली ये भी मैच कर जाएगा। बस आपको यही देखना है क्या मैच नहीं किया, दिस वन। तो इसका करेक्टेड फॉर्म क्या होना चाहिए था S R T Q, ये अगर लिखा होता तो ये बिल्कुल सही होता। सभी बच्चों को समझ आया यहां तक कि क्या रिलेशन लगाया। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर, जस्ट अ सेकेंड, TU बिल्कुल सही है। हमें तो आगे का देखना था ना, ये भी सही है एक्चुअल में। वेट 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 वेट, वी जस्ट मेड अ स्मॉल मिस्टेक हियर। यहाँ पे क्या आंसर आएगा, बिल्कुल सही आंसर आएगा यही, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं अपना लास्ट वाला पार्ट,
जो कि क्या बताता है, ई के बारे में बताता है। ठीक है, इसमें क्या है, टी। अगर यहाँ पे टी लिखा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यू होना चाहिए था। अगर यहाँ टी है, यहाँ यू होना चाहिए था। यहाँ पे क्या है, क्यू, टी से पहले। ओके, जस्ट अ सेकंड, यस, नाउ ड्राइव द रिलेशन विद दिस। अगर यहाँ पे क्या है, आर है, तो आर से पहले क्या आता है, या फिर आर के बाद क्या आता है, एस। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, एस, आर एस, राइट, पी क्यू। तो सही वर्ड क्या बनेगा, एस क्यू आर पी। इतना समझ आया, ये होगा आंसर, ना कि ये जो गिवन है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा गलत, राइट। सभी बच्चों को यहां तक समझ आया कि ऑप्शन नंबर ई हमारा क्यों गलत हमने मेंशन किया है, राइट। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बस जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, हमने उनको इसी तरह सॉल्व करना होता है, राइट। सभी बच्चों को यहां तक क्लियर हुआ, किसी बच्चे को कोई भी डाउट? चलिए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, इस टाइप के क्वेश्चंस का, राइट। अब यहां से देखिए, यहां मुझे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाना है, ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या है बताता हूं मैं। अब खुद देखिए, डी से डब्ल्यू कोई क्या गैप आ रहा है, इसके अंदर काफी ज्यादा गैप है। जी टी के पी एफ आर एच एस, आपको एग्जैक्टली क्या रिलेशन मिल रहा है? तो यहाँ पे आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, कम से कम 15 से 20 सेकंड लगाइए एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, राइट। इनके बीच में क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, राइट। आपको उस कॉन्सेप्ट को पता लगाना है, ठीक है। जैसे ही आप वो कॉन्सेप्ट का पता लगा लेते हैं, आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम देखते हैं यही चीज। इसके लिए मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या बताऊंगा, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, इस पैटर्न को भी, राइट, अंडरस्टैंड कीजिएगा। यहाँ पे मैं यहाँ पे अल्फाबेट्स को लिख रहा हूँ। मैं लिखा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ओके, एन ओ पी क्यू आर एस टी, जस्ट अ सेकेंड, यस, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। आप सभी को समझ आ गया ये चीज। बेसिकली मैंने किया क्या है, इसका प्लेस वैल्यू चेक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। Half of the alphabets are from left to right, and just below the same, half of the alphabet from right to left. Okay, 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। मैंने यहाँ पे क्या किया, सभी अल्फाबेट्स को एक तरीके से लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रिलेशन मिलेगा। देखिए डी के साथ क्या लिखा हुआ है, ये रहा डी डब्ल्यू, ये लिखा हुआ है। चलिए इसको देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा था, डी डब्ल्यू, कोई डाउट? जी के साथ क्या लिखा हुआ है, जी टी, दिस वन, जी टी सबने लिख लिया। के साथ क्या लिखा हुआ है, के पी, सबने के पी लिख लिया। एफ आर, एफ की जगह क्या होना चाहिए था, यहाँ पे एफ यू होना चाहिए था, एफ आर इज गलत। ओके चलिए, एच एस एच एस एच एस। अब यहाँ पे नोटिस किए, सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जो कि अपनी वैल्यू, जैसे कि आगे से फोर्थ प्लेस पे कौन आता है, डी, पीछे से फोर्थ पे कौन सा आता है, डब्ल्यू, जो फोर्थ टू फोर्थ जो सेम पोजीशन मैच कर रहे हैं अपनी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल ऑर्डर के अंदर, वो आपके मैचेस हो जाए, वो आपका यहाँ पे रिलेशन बन जाएगा। जैसे कि आगे से फोर्थ, ठीक है, ये पीछे से फोर्थ, राइट, ये आपका रिलेशन बन गया। सिमिलरली अगर मैं जीटी की बात करता हूं, आगे से सेवेंथ, पीछे से सेवेंथ, सेम बनेगा। बस ये रिलेशन हमारा कहां फॉलो नहीं कर रहा है, एफ आर के केस में, ये गलत है आपका। सही यहां पे क्या आना चाहिए था, एफ यू, आपका रिलेशन यही रहेगा, ठीक है। चलिए यहां तक सबको समझ आया, इसको एक बार करेक्ट करके लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आना क्या चाहिए था, एफ यू, जो जी करेक्ट होता, एफ आर इज रॉन्ग। ओके, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ यू। जैसे यहाँ पे डी डब्ल्यू है, यहाँ पे जी टी है, एच एस और के पी। सभी बच्चों को समझ आ गया क्या, यहाँ पे डी आंसर गलत हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी ये रहा।
समझ आया क्या रिलेशन लगाया मैंने कि जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं उस वैल्यू की पोजीशन फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड फ्रॉम द एंड क्या हो सकती है, राइट। बस हमने इसी चीज के ऊपर इसमें बात करनी थी। सबको समझ आ गया यहां तक? चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। यहां पे भी आपको प्लेस वैल्यूज पता होनी चाहिए एंड देन हम बात करेंगे। चलिए मैंने क्या बताया था, पहले ऑप्शन ए को देखते हैं क्या बता रहे हैं उसके अंदर। A8C ये लिखा हुआ है। जब भी मैंने क्या बोला, जब भी अल्फाबेट आया उसकी प्लेस वैल्यू नीचे लिख लीजिए। इसकी होगी 1, इसकी होगी 3, ठीक है, और बीच में आपको नंबर दिया हुआ है 8। आप क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन के साथ जोड़िए। क्या हो सकता है, 1 + 3 4 हो गया, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, 8 आ गया आपके पास। मतलब आपके पास ये रिलेशन बन गया। अब आप ये रिलेशन ना आप ऑप्शन नंबर बी में इंप्लीमेंट कीजिए। क्या लिखा हुआ है, D22G। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 4, जी का प्लेस वैल्यू क्या होता है 7। तो यहां पे क्या बनेगा 4 + 7 मल्टीप्लाई बाई 2। क्या इसको फॉलो कर रहा है ये? 11 × 2 22। भाई बिल्कुल फॉलो करेगा, राइट। यहां तक सबको समझ आ गया अच्छे से। चलिए अगला भी देख लेते हैं अभी हम। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, H42M। H का प्लेस वैल्यू क्या होता है 8, वेरी गुड। M का प्लेस वैल्यू क्या होता है 13। चेक करते हैं, चलिए 8 + 13 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या आएगा, देखिए 13 + 8 हो गया 21 मल्टीप्लाई बाई 2 42, राइट। 21 मल्टीप्लाइड बाई 2 कम्स आउट टू बी 42, ठीक है। चलिए यहां तक समझ आया, ये भी हमारा बिल्कुल सही मैच कर रहा है। इसका मतलब रिलेशन तो यही लगेगा। अब इनमें से कहां पे वो रिलेशन गलत हो जाएगा बस वो चेक करना है। ऐसा करते हैं ऑप्शन डी चेक करते हैं अभी, बिकॉज हमें नहीं पता ना वो गलत कहां करेगा। और मैं यहाँ पे आपको सब चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। नॉर्मली हर चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज सबको पता है पी का क्या प्लेस वैल्यू आता है, बी का प्लेस वैल्यू क्या आता है 2, पी का क्या प्लेस वैल्यू होता है, बिकॉज वी नो PQR, आर का प्लेस वैल्यू होता है 18, तो पी का कितना हो जाएगा 16। पी का प्लेस वैल्यू क्या हो गया 16। 2 + 16 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 36। ये भी सही है। इसका मतलब अब आपका लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन ई गलत होना चाहिए अगर रिलेशन फॉलो नहीं करेगा तो। चलिए हमें पता है एफ का प्लेस वैल्यू क्या होता है 6, जे का प्लेस वैल्यू क्या होता है, देखिए FGHIJ इट मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इट मीन्स 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32। ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 34, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। समझ आया सबको, रिलेशन समझ आया कि एग्जैक्टली मैं रिलेशन क्या ड्राइव करना चाह रहा था इनके बीच में। बेसिकली अगर मैं इसको यहां लिखता हूं एक सेपरेट बॉक्स बना के, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड अल्फाबेट्स व्हाट प्लेस वैल्यू, then twice it gives you center number। समझ आ गया? A और C ने मिलके क्या दे दिया आपको D बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय 2। G और D ने मल्टीप्लाई बाय 2 और क्या दे दिया आपको 22। H और M ने क्या दे दिया 42, ठीक है। B और P ने क्या दे दिया आपको 36। F J ने आपको क्या दे दिया, देना कितना चाहिए था आपको 32, यहां पे क्या आएगा 32। मतलब इसका एक्चुअल आंसर क्या होना चाहिए था यहां पे F32J। समझ आ गया? इसलिए आपका ऑप्शन नंबर विच वन E आपका रॉन्ग है, ये आपका गलत ऑप्शन है। समझ आया यहां तक? हर बच्चे को क्लियर हो गया कि हम किस तरह के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। क्या अभी हमने स्टार्टिंग में वर्ड्स की बात की थी, राइट। फिर हमने अब अल्फाबेट के ऊपर स्विच किया फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स जब अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, उनकी प्लेस वैल्यू और उनकी प्लेसमेंट्स, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या चेक करा, उसकी प्लेस वैल्यू को मल्टीप्लाई बाई 2 कर लिया। ओके चलिए
ऑप्शन ई आपका आंसर हो गया, जो कि अब आप देख चुके हैं, रीजन भी आपको पता है, राइट। क्या है, अन्य सभी समूहों में और दिए गए विकल्प में पहले और दूसरे अक्षर के बीच में जो संख्या वर्णमाला से पहले और अंतिम अक्षर के स्थान की योजना से आनी चाहिए। समझ आया? चलिए, वेरी गुड। अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी क्या दिया हुआ है आपको, अल्फाबेट्स दिए हुए हैं, आपको नंबर दिया हुआ है। तो अल्फाबेट से केस में हम क्या करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू चलो चेक करना शुरू करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, Q14 ये दिया हुआ है। चलिए हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, पहले K की प्लेस वैल्यू क्या होती है, चलिए पहले हम काउंट करते हैं। 6 पे क्या होता है आपके पास, फिर आप जे आपको पता है 10th नंबर पे होता है, JK मतलब K की प्लेस वैल्यू क्या हो गई 11। चलिए Q की बात करते हैं, PQR R का पता है हमें 18, तो Q का कितना हो जाएगा 17। चलिए ये दोनों की प्लेस वैल्यू हो गई, ये K की हो गई, ये Q की हो गई, दोनों का सम कितना आ गया 28। अगर हम इसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड वैल्यू, और हमको ये अचीव करनी है। हमने ये रिलेशन ड्राइव किया हमारे फर्स्ट दिए गए विकल्प से। अब हमें क्या करना है, ये सेम कहां पे इंप्लीमेंट करना है, ऑप्शन नंबर बी पे इंप्लीमेंट करना है। यहां तक सबको समझ आया? चलिए AY13 चेक करते हैं। ए का प्लेस वैल्यू क्या होता है 1 प्लस वाई का प्लेस वैल्यू होता है 25, टोटल आ गया 26, डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया 13। ये आपका क्या दिया हुआ है, थर्ड वैल्यू, यहां पे एस नहीं आएगा। चलिए थर्ड वैल्यू, ये समझ आ गया आप सभी को, वेरी गुड। चलिए अभी हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट, ये हमारा मैच कर गया, ये भी हमारा मैच कर गया। लेट्स जस्ट मार्क द राइट आंसर ओनली, आप ऑप्शंस को चेक करते चलिए बस। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं हमारे थर्ड विकल्प की। थर्ड विकल्प में क्या दिया हुआ है, MR11। ठीक है, अब आपको क्या चेक करना है कि M और R की प्लेस वैल्यू क्या होगी। देखिए M का प्लेस वैल्यू होगा 13 प्लस R का प्लेस वैल्यू कितना होता है 18, वी नो दिस। सम कितना हो गया इनका 18 प्लस 13 21, 31, राइट। 31 divided by 2, it is not even divisible. It somewhere you will get what 15.5. ठीक है, नॉट थर्ड वैल्यू। चलिए देखते हैं, ऑप्शन डी की बात करते हैं। वैसे आपका आंसर यहीं आ जाना चाहिए, इसकी जगह आपको एग्जैक्ट क्या आना चाहिए, 10 की जगह आपको 15.5 दिखना चाहिए, बट ठीक है हम बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं एक बार। GQ15 ये दिया हुआ है आपको, चलिए इसको देखते हैं। इसके अंदर आपको क्या दिया गया है, GQ15 के अंदर G की प्लेस वैल्यू क्या होगी EFG, इट मीन 7 प्लस Q की क्या होती है, ओके PQR EFG 6 7 फॉर दिस, Q का आएगा 17। ठीक है, what is the outcome going to be 34 divided by 2, it should be wait a second, the division is not 34 out here, it is 17 plus 7 comes out to be 24, it should be 12, right? So we have to check whether it is correct or not. It is not correct out here, it should be 12 not 15। चलिए ये सबको समझ आ गया, GQ12 will be the most appropriate out here, okay? Okay, now it is third term, third value. This is a small correction that you can do, right? Okay, we have did this. Now we will check our option number, which one, E, LZ19, this is Z, remember. For L, you know JKL, it is 12 plus, for Z it is 26, the output should be 38, and when it is divided by 2 it gives us 19, which is our
third value. So you can see here also and here also we are getting the same results, right? And as soon as जब तक हमको सेम रिजल्ट मिल रहा है तो वी विल फॉलो द सेम रिलेशन. सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है. इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको ये स्मॉल करेक्शन करना पड़ेगा बिकॉज टू आंसर्स कैन नॉट बी देयर एंड दिस इज जस्ट अ प्रिंटिंग मिस्टेक दैट आई एम करेक्टिंग इन द क्लास, राइट? ओके, नॉट नाउ, कोई जरूरत नहीं इस पर ज़्यादा फोकस करने की. कॉन्सेप्ट सभी को समझ आ गया, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ओके, सो इसका कॉन्सेप्ट कहता है कि जितना भी आपको प्लेस वैल्यूज दिया है उसका हमने क्या करना है, हाफ कर देना है सम करके. समझ आया? के क्यू का हाफ कर दिया, ए वाई का हाफ कर दिया, एम आर का. अब यहाँ पे आप खुद देखिए, एम आर का सम करने पे एक ऑड नंबर आ रहा है. एक ऑड नंबर का हाफ हमेशा पॉइंट्स में आएगा, राइट? तो ऑटोमेटिकली दिस इज नॉट गिविंग अ एग्जैक्ट आंसर. सभी को समझ आ गया? चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया. ठीक है, किया क्या है हमने? सम ऑफ वैल्यू ऑफ अल्फाबेट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इट. यहां पे क्या आएगा आपको? थर्ड वैल्यू. समझ आ गया हर बच्चे को यहां तक? चलिए, वेरी गुड. अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से लेके क्वेश्चन नंबर 14 की. इसके अंदर भी आपको 5 अल्टरनेटिव दिए होंगे हैविंग सेम रिलेशन. सबका एक कोई रिलेशन होगा. आपको बताना है कि उस दिए हुए 5 में से कोई एक कौन सा है जो सारे सेम रिलेशंस को फॉलो नहीं करेगा. सेम क्वेश्चंस हैं, ठीक है? जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा साथ में. इसके बाद इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करेंगे. चलिए, नंबर्स की बात हो रही है. अब तक हमने अल्फाबेट्स की बात कर ली, वर्ड्स की बात कर ली. नाउ नंबर्स. हमेशा की तरह हम सारा रिलेशंस को यहाँ ड्राइव करेंगे. चलिए, ड्राइव करने का इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? बेटर अंडरस्टैंडिंग. पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ. चेक करते हैं किसमें नहीं मिलेगा आपको आपका सेम रिलेशन. वेरी गुड. चलिए, ठीक है, ये इतना डिटेलिंग में मैं सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए कर रहा हूं. जब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आप बस जल्दी जल्दी आंसर फाइंड कर सकते हैं. देखिए, सबसे पहले रिलेशन क्या लाइएगा. पहले मैं आपको बताता हूँ कि बच्चे कैसे अप्रोच करते हैं इसको. बच्चे क्या करेंगे इस केस के अंदर? क्या करते हैं बच्चे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 2 क्या हो गया? 6 प्लस 2 8. अब चाहे कीजिएगा, यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप. क्या है? 6 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 12 प्लस 2 14. नो, 35 चाहिए आपको. एक और हिंट देता हूं मैं आपके लिए यहाँ पे. चलिए, ठीक है. अब एक चीज नोटिस कीजिए, 6 से 35 हो गया, मतलब एक बहुत बड़ा जंप आया है. 7 से 50 का हो गया, 9 से 80 का हो गया. यहाँ से आपको छोटा सा हिंट मिलेगा कि अगर मैं ज़्यादा बड़ा गैप दिखाई दे रहा है, 3 से 8 का गैप भी बड़ा है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं. ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, मैं 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर देता हूँ, क्या आ जाएगा? 9. ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास? 9. ठीक है, -1 कर दिया, 8 आ गया. चलिए, अब ये रिलेशन मैंने ड्राइव किया, इसमें भी ये रिलेशन को इंप्लीमेंट करके देखते हैं. 6 का मल्टीप्लाई 6 से कर दिया, क्या आ गया? 36. -1 कर दिया, 35. देखिए, ये दोनों रिलेशन सेटिस्फाई कर गए. ठीक है, इसमें देखते हैं. 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आपको क्या मिलेगा? 49. -1 करेंगे, 48. अब इसमें ये नहीं मिलेगा. अगर आपको 2 में मिल गया है ना और तीसरे में नहीं मिला, इसका मतलब वो तीसरा आपका गलत हो सकता है. बाकी सब में आपको चेक करना पड़ेगा. चलिए, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 क्या मिलेगा? 1. -1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 0. ये भी सही है. अब देखिए, 3 में आपको सही मिल गया, इसका मतलब जो आपको गलत मिला था वही आपका आंसर हो सकता है. चेक कर लेते हैं इसमें. मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 9 क्या देता है आपको? 81. अगर हम 81 में से 1 माइनस कर देते हैं, हमारे पास क्या बचेगा? 80, जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा. तो यहाँ पे आपने नोटिस किया हमने बेसिकली किया क्या है? ठीक है, हमने देखा कि अप्रोच क्या रखी कि चलिए, फर्स्ट जो नंबर है रेशियो का, सेकेंड नंबर है, इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस आ रहा है. पहले 5 का डिफरेंस था, फिर अचानक से 29 का डिफरेंस हो गया,
फिर 43 का डिफरेंस हो गया, देन लास्ट में तो 71 का डिफरेंस हो। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा जंप से हो रहा है। जब ज़्यादा जंप की बात आती है हमेशा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की बात करते हैं, ना कि एडिशन की। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा मल्टीप्लिकेशन के लिए, और ये सभी ना जैसे 6 का स्क्वायर क्या था 36, उसके क्लोज आंसर है। 7 का 49, उसके भी क्लोज आंसर है, सिर्फ 1 का डिफरेंस है। तो हमने वही चीज को इम्प्लीमेंट किया, सभी का स्क्वायर किया, उसमें से सब में से 1 माइनस किया, आपको आपके आंसर्स मिल गए। बस एक क्वेश्चन में नहीं मिला, वो है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका मतलब जब आपको एक में नहीं मिल रहा है तो वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ आ गया हर बच्चे को? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे एनसर्कल कर देता हूं। समझ आ गया? चलिए, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो गया। वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट इज ए आपको दिया हुआ है 21, 24, 28, 32, 14, 16, 70, 80 और 54, 62। देखिए, जब भी आपको इस तरह रेशियो के क्वेश्चंस दिए होते हैं ना, उसके लिए आपकी बहुत स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए। मैं बात करता हूं हमारे पहले अप्रोच के बारे में। ठीक है, पहली अप्रोच क्या बताती है आपकी 21, 24। अभी मैं आपके सामने ना डायरेक्ट आंसर्स एग्जैक्ट अप्रोच की बात करूंगा, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। राइट, क्वेश्चन का अप्रोच का पता लग चुका है आपको सभी को। अब देखिए, जब आपको दो नंबर दिखाई दे रहे हैं 21, 24, इनका डिफरेंस चेक कीजिए। पहले डिफरेंस क्या है इन दोनों का, 24 माइनस 21 इज 3। ओके, इनमें क्या डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस आया। ठीक है, अगर हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, ओके डिफरेंस को यहाँ लिख लेते हैं हम। 32 है, इसमें क्या डिफरेंस आया 4। इन दोनों में क्या डिफरेंस आया 2। इन दोनों में डिफरेंस आया 10। इन दोनों में क्या डिफरेंस आएगा 54 और 62 में डिफरेंस इज 8। एवरीबडी गॉट दिस पॉइंट? सबको समझ आ गया ये वाला पॉइंट यहाँ तक? अब हमने चेक करना है कि ये सभी किस मल्टीपल में है इनके साथ। पहला इज 3 into 7 रेशियो 3 into 8। चलिए, दूसरा क्या है 4 into 7 रेशियो 4 into 8। वेरी गुड। नेक्स्ट इज 2 into 7 एंड 2 into 8। अब आप सब में एक चीज कॉमन कीजिए, जो आपका फर्स्ट नंबर है वो 7 का मल्टीपल है दोनों के डिफरेंस का, सेकंड इज 8 का मल्टीपल। बस आपको ये यहाँ पे तीनों में फॉलो हो गया ना, इसका मतलब यही चीज आपको फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट इज 10 into 7 होना चाहिए पहले के अंदर, और दूसरे में होना चाहिए 10 into 8। यही आ रहा है एग्जैक्टली, यही आपका रिलेशन है जो इन दोनों के बीच में अब ड्राइव हुआ है। यहाँ पे समझ आया हर बच्चे को क्वेश्चन? वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पे क्या है 8 into 7 और 8 into 8। सो आपका आंसर क्या होना चाहिए यहाँ पे 8 7 जा 56 रेशियो 64। क्या ये मैच कर रहा है? नो, ये आपका गलत हो जाएगा। समझ आया? बाकी सब में किस रेशियो में आंसर आ रहा है 7:8 है, मल्टीपल फैक्टर। सभी को समझ आ गया? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, रेशियो की बात की जाए थी, हमने रेशियो फाइंड कर लिया। चलिए, अब ये क्वेश्चन है, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन का इस तरह, देखो रेशियो वाले क्वेश्चन आपने पढ़ा जिसमें क्वेश्चन ही वन वर्ड दिया हुआ है, इसमें आपके पास कुछ कंडीशंस बनती हैं। सारे नंबर ऑड हो सकते हैं, ओके, या फिर इवन नंबर्स। जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स। इससे अलग कोई, अगर आपको सिंगल डिजिट में दिया हुआ है ना, व्हेन सिंगल डिजिट्स आर गिवन, चलिए ऑड नंबर्स हो सकते हैं, वो इवन नंबर्स भी हो सकते हैं। आफ्टर दैट प्राइम नंबर, ओके, मल्टीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर, any specific number, okay, after that squares, then cube, ठीक है, और any other power। यहां तक सबको बच्चों को क्लियर हो गया कि हम किसकी बात कर रहे हैं? अब ये देखिए, क्या ये सभी नंबर ऑड है? नो। इवन भी है? सभी इवन है? नो। प्राइम? नो। मल्टीपल ऑफ एनी स्पेसिफिक नंबर? नो, बिकॉज 4 and 9 हैव नथिंग इन कॉमन। स्क्वायर, ये आपका 2 का स्क्वायर हो गया, राइट? ये आपका 4 का स्क्वायर हो गया,
ये 3 का स्क्वायर हो गया, ये 25 5 का स्क्वायर हो गया, ये आपका 2 का क्यूब हो गया। आपको मिला इस समय डिफरेंस क्या था? ऑप्शन बी को छोड़ के बाकी सब स्क्वायर्स हैं एक इंटीजर के। ऑप्शन बी आपका 2 का क्यूब दिया हुआ है, इट मीन्स ये आपका ऑड वन आउट हो जाएगा एंड आंसर हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पे आपके सामने हाउ मेनी 7 ऐसे चीज बता दी है जो कि पॉसिबल फैक्टर्स हैं, पॉसिबल सिचुएशंस हैं जब आपको सिंगल डिजिट दी जाती है, राइट। तो इन सातों को आप नोट डाउन कर लेना, एक नोट्स की फॉर्म में रख लेना साइड में, बिकॉज जब भी आपको सिंगल डिजिट नंबर दिया होगा या तो वो सभी ऑड होंगे या वो सभी इवन होंगे या फिर वह सभी किसी एक स्पेसिफिक नंबर का मल्टीपल होंगे, राइट। या फिर वो स्क्वायर या क्यूब या फिर कोई एनी अदर पावर लाइक 5, 1 की पावर 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 5, 4 की पावर 5, एनीथिंग कैन बी देयर, राइट। कुछ भी आ सकता है उसके अंदर से। चलिए ठीक है, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। अब बात करते हैं ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। अभी हमने रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पे फिर से रेशियो है, बट इस बार आपको रेशियो में ट्रिक देखनी है। मैं आपके सामने डायरेक्ट बताऊंगा एग्जैक्ट सॉल्यूशन वाला, बिकॉज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। अगर हम पहले की बात करते हैं, ये देखिए पहला क्या दिया है 22:0 और 22 का आप क्या देख सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस देखें 2 - 2 0, बिल्कुल सही है। पहली दो वैल्यू को आपने यूज करके थर्ड वैल्यू बना लिया, बिल्कुल सही अप्रोच है। क्या ये अप्रोच इसमें फॉलो करेगी? चेक करते हैं। 4 - 2 2 नहीं करेगा अप्रोच फॉलो। चलिए आई विल टेल यू अ डिफरेंट मेथड नाउ। कुछ ऐसा आप देख सकते हैं हमेशा जब आपको रेशियो या क्वेश्चन आते हैं। चलिए आपने क्या करना है, इसका स्क्वायर कीजिए, इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा है 0, पहली कंडीशन। ऑप्शन बी ट्राई करते हैं अभी हम। ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है 24, ठीक है। इसका स्क्वायर कीजिए, इसका भी स्क्वायर कीजिए, क्या आएगा यहाँ 4 आएगा, यहाँ 16 आएगा, डिफरेंस कितना आ जाएगा 12, ये भी सही हो जाएगा। 23:5 जी, क्या ऑप्शन नंबर सी है आपका। इसका स्क्वायर 4, इसका ऑप्शन 9, डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, वेरी गुड। ऑप्शन डी चेक करते हैं 18:63, इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 64, here the difference should be 63, right and the difference is 63, right। so ये भी फॉलो कर गया, ये भी। अब देखिए ऑप्शन आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचा ई, अगर ये भी फॉलो कर जाता है सो यू हैव टू फाइंड समथिंग एल्स, ये तरीका गलत हो जाएगा फिर, बट अदरवाइज हम चेक कर लेते हैं एक बार। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इट शुड बी 12, विच इज नॉट मैचिंग, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ई इज योर आंसर। हर बच्चे को यहां तक क्लियर हो गया, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए ऑप्शन ई आपका आंसर हो गया, मेथड यू नो वेरी वेल। अब यहां की बात करते हैं, यहां क्या दिया हुआ है 43, 53, 63, 73 एंड 83। अगेन यहाँ पे एक ही नंबर है, सारे ऑड भी हैं, तो आंसर इसमें से नहीं होगा, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, 43 इज अ वर्ड। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, सारे मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे अभी, सारे ऑड हैं, राइट। इवन नहीं होंगे, मल्टीपल भी नहीं है वो किसी चीज के, स्क्वायर भी नहीं है, क्यूब भी नहीं है, पावर भी नहीं है। क्या बचा यहाँ पे अब एक, ऑड तो हैं सारे, बट ऑड से हमें सारे ऑड है तो मतलब ये भी नहीं बनेगा। अब बचा एक ही चीज, दैट इज प्राइम नंबर्स। दैट इज वाई मैंने आपको सारा कुछ वहां लिखवाया था। 43 प्राइम नंबर है, यस। 53 प्राइम नंबर है, यस। 73 है, यस। 83 भी प्राइम नंबर है। 63 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 7 × 9 इज 63। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दैट इज वाई मैंने आपको सारे लिस्ट आउट करके बता दिए थे कि कौन सा नंबर आपको क्या दे रहा है। यहां मैंने क्या बताया था आपको, पीछे देखिए आप ध्यान से, यहाँ पे ऑड नंबर था वो, राइट, ऑड नंबर था, बाकी सब नहीं थे, प्राइम नंबर हो सकते थे, तो प्राइम नंबर आंसर आ जाएगा वहां पे, ठीक है। ठीक है, सी आपका आंसर हो गया। ओके, सो अब इस चैप्टर को मैं यहीं खत्म करूंगा। मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन, चाहे वो नंबर्स का हो, चाहे वो अल्फाबेट्स का हो, चाहे वो वर्ड्स का हो, चाहे वो दोनों का कॉम्बिनेशन हो, अल्फाबेट्स और नंबर का मिला के, हर तरीके के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। तो बेस्ट चीज आपके लिए क्या होगा, वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, जो इंपॉर्टेंट नोट्स में पॉइंट्स लिखवाए हैं उनको फॉलो कीजिए। इसके बाद क्या करना है आपने, प्रैक्टिस शीट को सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए ज्यादा बेनिफिट होगा, बिकॉज
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना स्पीड बढ़ेगा, दिमाग उतना डाइवर्सिफाई तरीके से काम करेगा। बिकॉज रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जितना ज़्यादा आपका नॉलेज वर्सेटाइल होगा, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, जीके हो, ज्योग्राफी के अंदर लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड अ लिटिल बिट जस्ट फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन, राइट। सभी को समझ आया यहाँ तक? तो चलिए इस वीडियो यहीं खत्म करते हैं। मेक श्योर टू अटेम्प्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट। आप लोगों को काफी बेनिफिट होगा उससे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।